कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बेसिक अजम्पशंस है उसको हमने समझा। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, उसको समझा था। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जहां सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स के प्रोपोर्शन को हम स्टडी कर रहे हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज के साथ साथ जो आपके शॉर्ट टर्म सोर्सेज को भी अगर हम शामिल कर लें तो उनका जो ओवरऑल प्रोपोर्शन होगा फाइनेंसिंग के लिए, जो बिजनेस के फाइनेंसिंग के लिए ओवरऑल प्रोपोर्शन जो आप स्टडी करें तो उसे हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम समझ चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग को हमने देखा, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां फर्म की मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो मैक्सिमम हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम। ये चीज भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने लास्ट टाइम समझा कि कुछ एक बेसिक अजम्पशंस थी जिस पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। बेसिक अजम्पशंस, ठीक है। तो उन सब अजम्पशंस को हमने लास्ट टाइम समझा। आज हम देखेंगे कि इन अजम्पशन के बेस पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग ड्राइव करेंगे और वो रिजल्ट्स पूरे चैप्टर में, और जो 4 थ्योरीज हमने आपको बताई थी चारों में इसके यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो उनको हम शुरू करते हैं और वो क्योंकि सारे के सारे बेस्ड हैं आपकी इन बेसिक अजम्पशंस पर, ठीक है। तो ये अजम्पशंस कौन कौन सी थी, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नो टैक्स, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बाद में हमने इसको ऐड भी किया था, आपको बताया। एक हमने पढ़ा था कि केवल 2 सोर्सेज हैं, एक तो इक्विटी कैपिटल और दूसरा परपेचुअल डेट, ठीक है। तो कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग तो होगी भी कैसे, जब हमने ये पढ़ा कि जितना अर्निंग पर शेयर होता है वो सारा का सारा हम डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। इसका मतलब हम कुछ बचाते ही नहीं है, तो बचाते नहीं है तो रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगी, रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगी इस चैप्टर में, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो केवल इक्विटी और डेट दोनों का खेल होगा। डेट में भी रिडम्पशन नहीं होगा, डेट में भी सिर्फ परपेचुअल डेट होंगे, मतलब सिर्फ उसके इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, उस इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा हमने समझा था कि कोई असेट्स नहीं खरीदी जाएगी, ना ही बेची जाएगी। तो नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक हमने ये समझा था लास्ट टाइम कि अगर आप अपने फंड्स में डेट को बढ़ाते हैं तो उतने ही अमाउंट की इक्विटी कम करनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर है, अभी ये इक्विटी और ये डेट, मान लो आप 50-50 रख रहे हो, अभी 5 लाख का डेट है, 5 लाख की इक्विटी है, टोटल 10 लाख रुपए है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डेट 1 लाख रुपए से बढ़ा लूँ, डेट को 6 लाख रुपए कर दूँ, तो इक्विटी अगर 5 लाख की रही तो ये वैल्यू ही 11 लाख हो जाएगी, फिर तो हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो 1 लाख रुपए से इक्विटी को कम करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू 10 लाख ही रहेगी। और अगर आप डेट कम करने की सोच रहे हो, 4 लाख करना चाह रहे हो भैया, तो फिर डेट जो अपनी इक्विटी है उसको 1 लाख से बढ़ा लो और टोटल फंड्स उस केस में भी 10 लाख रुपए ही रहना चाहिए। टोटल फाइनेंसिंग बराबर रहनी बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, और परपेचुअल लाइफ ऑफ फर्म, परपेचुअल लाइफ ऑफ फर्म। और एक हमने समझा कि ईपीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इन सब अजम्पशन पर ही बेस्ड रहेगी हमारी आगे की जो कैलकुलेशंस है, जो फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे हम जब कभी स्टडी करते थे तो हमें बड़ा एक कंफ्यूजन सा रहता था कि वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है, यहाँ अलग पढ़ना पड़ता है, और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं तो अलग पढ़ना पड़ता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ नहीं है, अजम्पशंस का खेल है।
इसीलिए हमने सबसे पहले इनकी एजम्पशंस को ही समझा। तो आज हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पर फोकस करने वाले हैं। बेसिक टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, पहला जो मैं आपसे कह रहा हूं, चेंज योर माइंडसेट। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पढ़ रहे होते हैं तो ज्यादातर हम बात करते हैं पर शेयर, पर डिवेंचर, ऐसे ही करते हैं ना, एक एक शेयर की। हाँ भाई, एक शेयर पर डिविडेंड कितना दिया जाने वाला, ये डिविडेंड है D1 डिवाइडेड बाई MP0 प्लस G। हाँ भाई, एक शेयर पर डिविडेंड दिया जाना है 5 रुपये, मार्केट प्राइस है 50 रुपये, ग्रोथ रेट है इसकी 10%, 0.10। तो बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी आ रही। ऐसे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी जब हम निकाल रहे होते हैं, केडी हम इस तरह से करते हैं कि भाई इंटरेस्ट कितना दिया जाना है प्लस 1/n रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, इस तरह के हमने स्टडी किए। 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने इन सबको पढ़ लिया, ठीक है। पर डिवेंचर, पर शेयर, मतलब एक ही टर्म्स में हम पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ जब हम पोस्ट जब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इन टोटल फॉर्म, इन टोटल फॉर्म, इन टोटल फॉर्म का मतलब जब मैं इक्विटी बोलूंगा तो इसका मतलब टोटल इक्विटी, कुल मिलाकर जितने भी इक्विटी शेयर है सब। जब मैं शेयर्स के मार्केट प्राइस की बात करूंगा तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल डिविडेंड अगर देना है तो, एवरीथिंग, मतलब इन टोटल, टोटल की फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप शुरू में माइंड सेट कर लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए काम आगे आसान है। तो आइए जरा अब इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले किस चीज के लिए क्या टर्म्स हम यूज करेंगे, इन जनरली यूज अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन जो मैं यूज करने वाला हूँ आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में, लेक्चर्स में, तो वो मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म की। जब हम बात करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म का कुल मिलाकर मार्केट वैल्यू, टोटल वैल्यू बोल दो, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी बोल सकते हो। इसको मैं डिनोट करने वाला हूं इस पूरे चैप्टर में कैपिटल वी से। वी माना वैल्यू, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने बता ही दिया कि टोटल, ये एक शेयर या एक डिवेंचर की वैल्यू नहीं, टोटल मार्केट वैल्यू। इस पूरे चैप्टर में मैं जब कैपिटल वी लिखूं तो समझिए मैं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, मैंने आपको बता ही दिया एक शेयर का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये टोटल की बात होगी, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। इसको हम इस पूरे चैप्टर में डिनोट करने वाले हैं एस, एस फॉर शेयर, और शेयर यहाँ सिर्फ एक ही तरह का इक्विटी, ठीक है, तो एस, ठीक है। आप ई भी यूज कर सकते थे, लेकिन ठीक है मैं हैबिचुअल इसी में हो चुका हूं तो इसी में कंफर्टेबल महसूस करूंगा, तो एस, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है, या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बोल लीजिए, या इसको बोरोइंग बोल लीजिए, बोरोइंग्स, और इसको मैं पूरे इस चैप्टर में डिनोट करने वाला हूं बी से। कुछ बुक्स में हो सकता है डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डी फॉर डेट,
लेकिन मैं अब इसी में बी को ही यूज करने वाला हूँ। अब आपको पता है कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती यहाँ, कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होता यहाँ। तो बेसिकली चार ही तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, दो को तो खत्म कर दिया, डेट और इक्विटी, इन दोनों की वैल्यू ये रही। तो इसका मतलब ये रहा कि फर्म की मार्केट वैल्यू जो वी है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, एस प्लस बी। एक बात तो हमें अभी ये समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपके पूरे इस चैप्टर में यूज होने वाला है। जब मैं फर्म की मार्केट वैल्यू की बात करूंगा तो वो वैल्यू बी के बराबर होगी और बी का मतलब होगा एस प्लस बी। तो इसका मतलब अगर मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दे रखी हो तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐसे निकाल लूंगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि एस है वो बी माइनस बी करके आ जाएगी। और बी वैसे तो निकालनी नहीं पड़ेगी, बट अगर निकालनी पड़ जाए तो बी माइनस एस, ये इनमें रिलेशनशिप रहेगा। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा उसको आप साथ साथ अगर नोट भी कर लें तो आपके लिए अच्छा है। इसके बाद इसी रिजल्ट से एक चीज, एक और निष्कर्ष पर हम आने वाले हैं। आप देखिए B डिवाइडेड बाय V, B डिवाइडेड बाय V, ये इसको हम एक लीवरेज रेशो बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो डेट, B माने डेट, डेट टू, ठीक है, मार्केट वैल्यू या डेट टू टोटल वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू या टोटल वैल्यू, ठीक है, रेशियो। डेट का फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू से जो रेशियो बी बाय वी, ठीक है, और एस बाय वी है कि टोटल वैल्यू में इक्विटी कितनी है, भाई वी इन दोनों का जोड़ है ना, एस बाय वी और बी बाय वी। अब ये एक रिजल्ट हमारे काम का निकलने वाला है इससे, आप ध्यान से देखो। अगर मैं b बाय v को s बाय v में जोड़ देता हूं तो b एलसीएम हो जाएगा b प्लस s, और b प्लस s हमें पता है b प्लस s होता है वैल्यू ऑफ फर्म v डिवाइड बाय v, यानी कि रिजल्ट निकला जो हमारे काम का है वो ये कि b बाय v प्लस s बाय v ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हमें काम क्या आएगा, अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये कहेगा कि भाई इस फर्म में डेट 30% है तो इक्विटी 70% हो जाएगी, जो कहेगा डेट 35% है तो इक्विटी 65% हो जाएगी, यानी कि s बाय v अगर मुझे निकालना हो तो 1 माइनस बी बाय वी कर दूंगा, और अगर b बाय वी मुझे निकालना हो तो 1 माइनस s बाय वी हम लोग कर देंगे। तो ये तो बात हुई बी डी और एस। इसके अलावा देखिए कुछ और रिजल्ट्स अपने जो काम के आएंगे वो ये, यहाँ हम एक और टर्म्स यूज करने वाले हैं, वो वैसे आपकी पहले की यूज करी हुई है, एन आई। एन आई का मतलब है नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए जो लास्ट में बचता है उसे हम एन आई बोलेंगे, शॉर्ट में हम इसको नेट इनकम बोलेंगे, ठीक है। पूरा नाम इसका रहेगा नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक, देखिए ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम EBIT से डिनोट करते आ रहे हैं और लीवरेज में इसको काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं। EBIT से मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपका EBIT होगा, इसमें से सबसे पहले आप लेस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट को हम यहाँ डिनोट करने वाले हैं I से, ठीक है, लेकिन I का मतलब टोटल इंटरेस्ट, ये भी मैं लिख देता हूँ, NI से पहले लिख देता हूँ बल्कि इस टर्म को। तो जो हमने टर्म यूज करी बी वी एस, उसके साथ एक टर्म आ गई आई, और आई का मतलब जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो कहीं इसको टोटल इंटरेस्ट ले लेते थे, कहीं इंटरेस्ट पर डिबेंचर ले लेते थे, यहाँ आई का मतलब होगा टोटल इंटरेस्ट,
ठीक है, हमेशा टोटल की फॉर्म में चलेगा। इंटरेस्ट हमने वही इसमें से लेस कर दिया। तो इंटरेस्ट लेस करने के बाद क्या आया करता था, हम लोग क्या लिखते थे, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। लेकिन यहाँ टैक्स तो होता ही नहीं है, बाद में आएगा बेशक। ठीक है, तो जब तक टैक्स नहीं है तब तक तो यहाँ समझ लो टैक्स होता ही नहीं है। अगर टैक्स ना हो, जब तक टैक्स नहीं होगा तब तक क्या होगा, जरा ध्यान से समझो। तो अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसमें से टैक्स घटाता, लेकिन टैक्स तो है ही नहीं। अच्छा, टैक्स घटाने के बाद क्या आती है, फिर टैक्स घटाने के बाद आती है अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझना जरा ध्यान से, अर्निंग आफ्टर टैक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर उनको काट दूंगा। ये अर्निंग बिफोर टैक्स आता है ना, और फिर इसमें से हम लेस करते हैं टैक्स, लेकिन टैक्स तो होता ही नहीं। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है, और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर क्या घटाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाने वाला डिविडेंड। लेकिन यहाँ तो प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं है, तो उनको डिविडेंड का ही नाम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टैक्स नहीं होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स तो खैर होनी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं करना। तो जब प्रेफरेंस डिविडेंड घटाने के बाद क्या आता है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ सीधा ही नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। आई रिपीट, ईबीआईटी सिंपली ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया, और इंटरेस्ट लेस करते ही एनआई आ जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर टैक्स है तो हम टैक्स की पेमेंट करें, और ना यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर तो पूरे चैप्टर में आएंगे ही नहीं कभी भी, तो इसलिए सीधा नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स पर पहुंच जाएगा। हाँ, बाद में जब टैक्स आने लग जाएगा तब हम थोड़ा सा ऐसे काम कर लेंगे विद टैक्स, अगर मैं बोलूँ तो। अगर इसमें जब टैक्स आ जाएगा तो ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगी, फिर लेस टैक्स हो जाएगा, और सीधे ये नेट इनकम आ जाएगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड तो फिर भी नहीं देगा। तो ये बात भी अब आपके समझने लायक है कि नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, और इसका मतलब यहाँ इस चैप्टर में क्या होने वाला है। ठीक है, एक टर्म यूज होगी NOI, कुछ भी इसके नाम से, नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम किसको बोलते हैं, सिंपली ईबीआईटी को। ईबीआईटी का एक और नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, ये ईबीआईटी ही है। NOI मींस ईबीआईटी। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब थोड़ी सी और काम की बात करते हैं। अब जरा देखिए, मैंने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला रखो KE। अब आप कहेंगे कि आपने तो काफी सारे फॉर्मूले हमें डिस्कस करे हैं, ठीक है, फिर भी आपने कई सारे फॉर्मूले जो पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला आपने ये वाला पढ़ा होगा, अगर मैं देखूं तो E1, ठीक है, डिवाइडेड बाय MP0। ये हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो पढ़कर आ रहे हैं वो है, प्लस यानी कि जितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट जो हमें देना है वो डिविडेंड लिख दो, नीचे MP0 लिख दो, प्लस G यानी कि ग्रोथ। ठीक है, अब मैं अगर अपनी कहूँ तो मुझे तो बड़ा डाउट रहता था इसमें, मैं जब पढ़ा था तो मुझे रहता था कि यहाँ हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी कैपिटल का ये फॉर्मूला करते हैं, तो वहां पर ये वाला क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो हमने बहुत सारी अजम्पशंस बना ली है, अब जरा देखो उन अजम्पशंस के हिसाब से ही चलते। ठीक है, हमें आगे जो भी कुछ गाइड करेगा इसमें वो इसके अजम्पशंस गाइड करेगा। फॉर्मूला यही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ही लिखा। अच्छा, D1 अभी हमने पढ़ा अजम्पशन में, जितना डिविडेंड पर शेयर, जितनी अर्निंग पर शेयर होती है उतना ही हम डिविडेंड बढ़ा देते हैं, डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग जितनी आई उतना ही डिविडेंड बढ़ा दिया, हमने कुछ बचाया ही नहीं, तो मैं यहाँ डिविडेंड की जगह, ठीक है, D1 का मतलब यही है ना, डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर, इसकी जगह मैं अर्निंग पर शेयर लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया अर्निंग पर शेयर। MP0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर। EPS डिवाइड बाय MPS, तो मैंने इसी बात को रिपीट किया है एक तरह से, डिविडेंड की जगह अर्निंग कर दिया, और प्लस मैंने लिखा इसको G। अब ये हमने लास्ट टाइम समझा भी था, लास्ट लेक्चर में भी, कि G होती है ग्रोथ रेट, और ग्रोथ कब होती है, जब हमने कुछ पैसा बचाया और उसको इन्वेस्ट कर दिया।
अगर हमने उसको इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर कोई ग्रोथ नहीं होगी, बचाया नहीं तो भी कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, मान लो हमने 5,000 रुपए की इनकम अपने पास बचा ली और उसको 10% की रेट पर इन्वेस्ट कर दिया तो 500 रुपए बढ़ जाएंगे। इसी तरह से ग्रोथ रेट हम लोग निकालते आ रहे थे बी गुना आर। अभी हम डिविडेंड का गॉर्डन मॉडल पढ़कर भी आ रहे हैं, वहां पर हमने इसको रिपीट किया। बी आर, बी का मतलब रिटेंशन रेशियो, ये कितना बचा है, रिटेंशन रेशियो, और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने 50% बचाया हो, मान लो अपने पास, मान लो 10 रुपए अर्निंग हुई और उसमें से 5 रुपए डिविडेंड बांटा और 5 रुपए आपने अपने पास बचा लिए। ठीक है, तो 5 रुपए ही दिया ना आपने डिविडेंड, 50% आपकी जो है क्या हो गया, ये 50% रिटेन अर्निंग होगी, 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। अब इस जो बी है ये हो गया 0.5 और आपने इन्वेस्ट किया इसको 10% के रेट पर, मान लो, तो ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी, 0.5 गुना 0.10, यानी कि 0.05 या 5% हमारी ग्रोथ रेट हो जाएगी। तो ये ऐसे आ रही थी, लेकिन अब क्या है, यहाँ जी बराबर हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि जी होती है बी आर और बी बचा तो कुछ रहे ही नहीं हो गई, तो 0 को अब जितने से भी गुना करोगे 0 आ जाएगा, तो जी हो जाएगा 0। ठीक है, मैंने रीजन बता दिया। ठीक है, ऐसा क्यों, G इक्वल टू बी आर और B बराबर 0 है, तो B जब 0 है इसलिए जो है ये हमने कह दिया G बराबर 0, क्योंकि G इक्वल टू बी आर होता है और B यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अब क्या है, फॉर्मूला ऐसा नहीं बन जाएगा, K इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, अभी लेकिन यूज इसको इस रूप में भी नहीं करेंगे। मैंने अभी आपसे बताया, शुरुआत मैंने यहाँ की, मैंने कहा कि चेंज योर माइंडसेट, कि अपने माइंडसेट को बदलो और यहाँ सब कुछ टोटल में बात करो। यहाँ पर का मतलब नहीं है, पर शेयर पर डिवेंचर का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो भी बहस है वो पूरी फॉर्म्स को लेकर है कि फॉर्म की वैल्यू में चेंज आता है कि नहीं। तो जरा देखो ये अर्निंग पर शेयर आपने कैसे निकाली होगी, आपने ऐसे किया होगा, ये ईबीआईटी फिर से लिखना पड़ेगा, ईबीआईटी ईबीआईटी, इसमें से आपने इंटरेस्ट लेस किया। ठीक है, और अगर टैक्स नहीं है तो सीधा अर्निंग बिफोर टैक्स मत लिखो, फिर सीधा नेट इनकम आ गया। तो नेट इनकम से आपने अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आई 2000 और आपके पास इक्विटी शेयर्स में मान लो 200, ठीक है, या 2000, चलो ये 20,000 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी भाई, 10 रुपया। कैसे आएगी, 20,000 को 2000 से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको टोटल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको दोबारा एन से गुना कर दूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से गुना कर दूं। ठीक है, इसी तरह से ये भी मार्केट प्राइस पर शेयर, ये एक शेयर का मार्केट प्राइस, मुझे टोटल चाहिए, तो क्या मैं इसको एन से गुना कर दूं, दोनों तरफ टोटल टोटल, ऊपर भी है नीचे भी है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अर्निंग पर शेयर जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से गुना होगी तो उसे बोलते हैं एन आई, और मार्केट प्राइस पर शेयर जब एन से गुना होंगे तो ये मार्केट प्राइस पर शेयर है एक शेयर की मार्केट वैल्यू, एन से गुना को होकर ये हो जाएगी टोटल सभी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू। और टोटल सभी इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, बिल्कुल शुरू में हमने आपको बता दिया कि सभी इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करने वाले हैं, उसको हम एस से डिनोट करेंगे। एस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल, तो एन आई डिवाइडेड बाई एस, एक्चुअल में ये यहां से, ठीक है। तो अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसके एजम्पशंस के हिसाब से और टोटल की फॉर्म में चलते हुए ये वैल्यू बनती है, जो उस चैप्टर में यूज होने वाला फॉर्मूला है वो हमें मिल गया। यहाँ के ई इक्वल टू हो जाएगा एन आई डिवाइडेड बाई एस, और इसको वर्ड्स फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जाएगा के ई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, या इसका एक और भी नाम होगा, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, नेट इनकम अवेलेबल
फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये पूरा नाम इसका ऐसे, और डिवाइडेड बाई एस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो कई जगह पर हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो के इज इक्वल टू जब एन आई डिवाइड बाई एस है, तो अगर मुझे एस निकालना हो तो क्या होगा भाई, ये एस इधर आकर गुना हो जाएगा, ठीक है ना, के ई गुना एस इज इक्वल टू एन आई। तो एस अगर निकालना हो तो एन आई डिवाइड बाई के, ये रिजल्ट भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो जब हम चैप्टर जब शुरू करेंगे, फर्स्ट आपकी जो नेट इनकम अप्रोच है, जब वहीं से जब हम स्टडी करेंगे, वहीं पर आपको इन दोनों जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इन दोनों का यूज आपको आ जाएगा करना। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट्स आपके काम के निकले, के इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई एस। ठीक है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालनी हो तो एस इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई, इन दोनों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसके अलावा जब हम फॉर्म्स की बात करेंगे तो दो तरह के फॉर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ दो कैटेगरी में फॉर्म को बांट कर चलेंगे। एक फॉर्म हम बोलेंगे लीवर्ड फॉर्म, एक होगी अनलीवर्ड फॉर्म। ठीक है, लीवर्ड फॉर्म, ठीक है, उसकी जब वैल्यू निकालेंगे, लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू, जब उसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब v, तो लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू को हम लिखेंगे VL। ठीक है, और जब अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू लिखेंगे तो VU। अब ये VL और VU है क्या, पहले लीवर्ड और अनलीवर्ड को समझें। ठीक है, लीवर्ड का सिंपल सा मतलब ये है, लीवरेज आपने जब चैप्टर पढ़ा तो आपने देखा लीवरेज कहां से बनता है, जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कुछ देनी हो। फिक्स्ड कॉस्ट किस पर देनी होती है, या तो डेट पर इंटरेस्ट देना होता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स तो यहाँ पर है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में, तो इसका मतलब रह गया डेट। तो जो फर्म डेट यूज करते हैं, लीवर, द फर्म which use debt। ठीक है, जो डेट भी यूज कर रही है, जैसे मान लो 50% डेट हो गया, 50% इक्विटी, या 60% इक्विटी 40% डेट, जो भी परसेंटेज है, लेकिन जो फर्म डेट यूज करने वाली है उसे हम लीवर्ड फर्म बोलते हैं। तो जो फर्म डेट यूज नहीं करने वाली है, जिसके पास सारी की सारी फाइनेंसिंग सिर्फ कहाँ से हो रही है, सिर्फ इक्विटी कैपिटल से फाइनेंसिंग कर रही है, ठीक है, उस फर्म को हम बोलते हैं अनलीवर्ड। वो फर्म इसको हम बोल सकते हैं प्योर इक्विटी फर्म, क्योंकि डेट हम ले नहीं रहे, और सोर्स दो ही है, या तो डेट, ठीक है, या फिर इक्विटी। अब डेट हम ले नहीं रहे तो क्या बच गया, इक्विटी, प्योर इक्विटी फर्म। जहां डेट यूज नहीं कर रहे, नो डेट, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अनलीवर्ड। तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू को हम डिनोट करेंगे VL से, जब अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू आएगी तो उसको डिनोट करेंगे VU से। ये टर्म्स भी आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। ये कभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था कॉस्ट ऑफ डेट, और इसको आपने पढ़ा था इस तरह से। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर को एक बार फिर से देख लेना, वहां जाके इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। ये एक डिबेंचर 100 रुपए वाला है, उसको हमने 10% प्रीमियम पर इश्यू किया। ठीक है भैया, 110 रुपए में बिका। फिर हमने कहा 2 रुपए उस पर फ्लोटेशन चार्ज दिए, तो ठीक है भाई, हमें 108 रुपए मिले। ये जो नेट हमें मिलता था उसको हम नेट प्रोसीड्स बोला करते थे, यहाँ लिखा करते थे। अच्छा, इंटरेस्ट कितना है, ये 100 रुपए वाला डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, तो इस पर 10 रुपया ब्याज बन गया, इस 10 रुपये को यहाँ लिखते थे। ये कॉस्ट आती थी बिफोर टैक्स, और जब आफ्टर टैक्स करना होता था तो इसी को 1 माइनस टी कर देते थे। मान लो 30% टैक्स रेट है तो 1 माइनस 0.30 कर दिया। ये कॉस्ट ऑफ डेट आप लोग ऐसे निकालते आ रहे हैं।
यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉस्ट ऑफ डेट, यहाँ मैं साइन बाद में लिखूंगा, तो क्या करेंगे, आई का मतलब इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है हमारा बी, कैपिटल बी, या टोटल का फॉर्मूला है तो बी से डिनोट करेंगे, के इक्वल टू आई डिवाइड बाय बी, ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि बोरोइंग हमारी कितने रुपए की है, बोरोइंग है मान लो 1,00,000 रुपए की बोरोइंग है, कुछ रोटेशन कॉस्ट वगैरह का चक्कर भी आपको नहीं मिलेगा, तो 1,00,000 रुपए की बोरोइंग है, इस पर 10% ब्याज देते हो तो 10,000 डिवाइड बाय 1,00,000, ये सिंपली आपकी के हो जाएगी, जिसको आप 10% रेट जो है वो भी बोल सकते हो। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहेगा सिंपली, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ क्या है कि हम आधे चैप्टर में तो पढ़ेंगे कि टैक्स नहीं होता, तो टैक्स नहीं होता तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे पढ़ी जाती है, और जब टैक्स हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर कैसे पढ़ी जाएगी, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ी जाएगी कि आई डिवाइड बाय बी और 1 माइनस टी, फिर 1 माइनस टी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ कंफ्यूजन सा रहेगा, बिफोर वहां तुम क्लियर कट लिख देते थे बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, में बिफोर और आफ्टर का नहीं है, तो क्वेश्चन में एग्जिस्टेंस है कि टैक्स है या नहीं है, या कहीं तो हम क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम शुरू में सारी अजम्पशन पढ़ेंगे कि टैक्स नहीं होता, तो इस तरह से निकालेंगे, और जहां फिर टैक्स शुरू हो जाएगा वहां फिर हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, हमने इसकी नोटेशन में हल्का सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, के तो है ही, जब बिफोर टैक्स होगा तो हम जस्ट इसको के आई बोलेंगे, ठीक है, के आई का मतलब सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं, के आई मतलब सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% है तो देखो 10% ही आएगी, क्योंकि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह है ही नहीं, शेयर्स हैं वो भी एट पार पर इश्यू हो रहे हैं, तो कोई समस्या ही नहीं किसी भी तरह का। अच्छा, और जब टैक्स आ जाएगा तो तब हम इसको के डी जैसा लिखते आ रहे थे उसी ढंग से डिनोट करेंगे, के डी। इन शॉर्ट, जो अगर मैं बोलूं, जो मैंने कहा उसको अगर मैं शॉर्ट में दोबारा रिपीट करूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ डेट को हम दो तरह से यूज करने वाले हैं, ठीक है, जब टैक्स आएगा और जब टैक्स नहीं आएगा, तो कॉस्ट ऑफ डेट जब नो टैक्स वाली सिचुएशन हो, या बिफोर और आफ्टर वाली नहीं है, तो जब क्वेश्चन में टैक्स है या नहीं, नो टैक्स वाली सिचुएशन में के आई से डिनोट करें, ठीक है, और ये के आई सिंपली जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रहेगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर 15% डिबेंचर है तो 0.15 के आई होगी, अगर 10% डिबेंचर है तो 0.10 आपकी के आई होगी, 8% है तो 0.08 आपकी के आई होगी, और जहां टैक्स भी होगा, ठीक है, टैक्स गिवन, तब हम इसको के डी से डिनोट करेंगे। और के डी और के आई में फर्क क्या होगा कि के डी निकालने के लिए जो के आई लिखा हुआ है ना, तो के आई लिखकर 1 माइनस टी कर, ठीक है, यानी कि अगर 30% टैक्स है और 15% आपकी के आई है तो 0.15 इंटू 1 माइनस 0.3, तो 0.105, 10.5%। अगर के आई आपकी 10% है, 0.10, 1 माइनस 0.3, ठीक है, तो 0.077% आपकी कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी, ये बिफोर टैक्स के लिए, ये आफ्टर टैक्स के लिए, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सब चीज, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना समझ लिया, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना समझ लिया, प्रोपोर्शन निकालना समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, एक हम चीज और निकाला करते थे जिसको बोलते थे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। आप इस पर भी जरा एक बार विचार कर लेते हैं कि किस तरह से अपना पैटर्न कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमने डिनोट किया के ओ से, ठीक है, के ओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कुछ इस तरह से फॉर्मूला हमने लिखवाया कि वेटेज ऑफ डेट, डेट का वेटेज और गुना कर दो के डी से,
वेटेज ऑफ इक्विटी कैपिटल गुना कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से। वेटेज मतलब प्रोपोर्शन, वेटेज ऑफ जो है प्रेफरेंस शेयर गुना कर दो KP से। वेटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग गुना कर दो KR से। ठीक है, वेटेज निकालनी भी आपको बताई थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो आपका जो डेट है, ये इक्विटी है, ये प्रेफरेंस शेयर है, ये रिटेन्ड अर्निंग है। डेट मान लो है 30,000 रुपये का, इक्विटी है मान लो 40,000 रुपये की, प्रेफरेंस शेयर मान लो 20,000 रुपये की है, रिटेन्ड अर्निंग मान लो 10,000 की है। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। तो अब डेट का वेटेज कितना हो जाएगा? ठीक है, वेटेज ऑफ डेट, डेट का प्रोपोर्शन कितना है? 1 लाख में 30%, यानी कि 0.3, 0.3 लिखो और गुना KD करो। इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है? 0.4। प्रेफरेंस शेयर्स का प्रोपोर्शन कितना है? 0.2। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग का प्रोपोर्शन कितना है? 0.10। और इनको इनकी जो स्पेसिफिक कॉस्ट आ रही है उनसे गुना करो, ठीक है, और जोड़ो। अब यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ वही कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी नहीं होती है, पता लगा दिया हमने, ये दो होते हैं सर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट या सॉरी कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिख दो या KO लिख दो, और ये किसके बराबर होगी? WD KD WE KD। अब जरा देखो WD और WE ये निकलेंगे कैसे? हमने कहा कि प्रेफरेंसेस को हटा दो यहाँ से, रिटेन्ड अर्निंग को भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, 40 और 30 कितने रह गए? 70,000 रुपये रह गए। अब जरा आप मुझे बताओ यहाँ डेट का प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे नई वाली सिचुएशन में? 30,000 डेट, टोटल 70,000 में से, तो डेट का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 30,000 बटे 70,000, 3/7। इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 40,000 70,000 में, तो 4/7। ठीक है, ये इक्विटी को किससे डिनोट करते हैं? S से। डेट को किससे डिनोट करते हैं? B से। फर्म की टोटल वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं? B से। ठीक है, यानी कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ डेट जो मुझे लिखनी है, ठीक है, इसको मैं गुना कर रहा हूँ डेट के प्रोपोर्शन से। डेट का प्रोपोर्शन सिंपली क्या निकलेगा? B को V से डिवाइड कर दो, B डिवाइड बाय B गुना KD। और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है WE, इक्विटी का प्रोपोर्शन निकलेगा S, और E के प्रोपोर्शन से S डिवाइड बाय V गुना। ये फॉर्मूला इस रूप में यूज होने वाला है। अभी इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं अभी और भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने निकाली, ठीक है, वो किस तरह से निकलेगी? हो गया। अच्छा, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो भाई, हमने जो निष्कर्ष अपना रहा वो ये रहा, D डिवाइडेड बाय V KD प्लस S डिवाइडेड बाय V K। लेकिन यहाँ KD और KI में अभी हमने बताया कि फर्क रहेगा, तो इसलिए मैं अब इसको फिर से बदल रहा हूँ कि जब टैक्स हो, ठीक है, व्हेन टैक्स इज गिवन, तब तो इस इक्वेशन को ऐसे यूज करना, और टैक्स नहीं हो तो B बाय V गुना KI लिखना है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हम अपनी क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, S बाय V KE लिखना, ठीक है, जहां टैक्स ना हो, नो टैक्स। ठीक है, और सिंपली KD और KI में फर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि KD निकालने के लिए KI ब्रैकेट 1 माइनस T हमें करना है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। अब लास्ट में चलते चलते इसमें पैटर्न कैसा रहा करेगा, किस तरह से फर्म की वैल्यू निकला करेगी, ठीक है, जरा एक बार उस पर और नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी। वैसे तो अगर चारों थ्योरीज में थोड़ा अलग अलग ढंग से निकालेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा जो कॉमन पैटर्न रहेगा वो मिल गया। सबसे पहले आपके पास रहा करेगी EBIT, थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं,
EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। उसमें से फिर हम लेस करेंगे टैक्स, EBIT, फिर हम लेस करेंगे इसमें से EBIT में से हम लेस करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट, ठीक है। लगभग ये पैटर्न ज्यादा फॉलो होगा। इंटरेस्ट हमने लेस कर दिया, इंटरेस्ट लेस करने के बाद ये आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, लेकिन टैक्स यहाँ होगा नहीं, ठीक है। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड भी नहीं होगा, तो सीधे ही ये नेट इनकम आ जाएगा, ठीक है। फिर अभी अभी हमने पढ़ा कि के इक्वल टू होता है NI डिवाइड बाय S, और आपको क्वेश्चन में अमूमन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल शायद दे रखी होगी, आप निकाल लेंगे, तो S इज इक्वल टू हो जाता है NI डिवाइड बाय K। तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से आप लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये फर्म की वैल्यू निकालने का पैटर्न बता रहा हूँ। S इज इक्वल टू हो जाएगा NI डिवाइड बाय K, ठीक है। फिर इसमें जोड़ेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, जिसको हम डिनोट करते हैं B से, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो V वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्म V इज इक्वल टू S प्लस, ये इतना ही सिंपल है, ठीक है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए ये हमारे पास S रहेगा, ये B रहेगा और ये B रहेगा, तो हम कर देंगे B डिवाइडेड बाय V गुना KI, टैक्स होता तो फिर KD लिख देंगे, और S डिवाइडेड बाय V गुना K। इस तरह से फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि भाई देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव करने से फर्म की मार्केट वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई। ये पहले इतनी आ रही थी, बाद में चेंज करने के बाद फिर से निकाल कर देखेंगे बढ़ी घटी या अनचेंज, और उसके बेस पर हम इतना रिजल्ट्स बताएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एक तरह से कह लीजिए कि टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट्स हैं आपके इस कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के, इसको आप अच्छे से कर लें, और फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम जो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी जो थ्योरी है उनको शुरू करने वाले हैं।